केवल पुरुष ही राजा नहीं हो सकते। सामान्यतः ये था कि पुरुष वर्ग ही राजा हो सकता है। ज्येष्ठ पुत्र जो राजा होगा उसका ज्येष्ठ पुत्र राजा होता था जब राजतंत्र था। लेकिन साथ ही ऐसा भी आया है स्वयं महाभारत में शांति पर्व में कि विजित देश के सिंहासन पर राजा के भाई, जिस राजा को आप हरा दें, मार दें, युद्ध में मर जाए तो उसके भाई उसी राजा के भाई को या पुत्र को या पौत्र को गद्दी दें, और अगर राजकुमार नहीं हो तो उनकी राजा की बेटी हो, पुत्री हो, तो उसे भी शासन देंगे। राजतरंगिणी में हम सुगंधा और दिद्दा, इन दो बड़ी प्रखर, बड़ी प्रबल और कुछ मामलों में निंदित भी शासिकाएं हुई हैं, लेकिन उनका वर्णन पाते हैं, है ना, जो कि 10वीं शताब्दी ईस्वी की दो ये बड़ी रानियां हुई हैं राजतरंगिणी के अनुसार। इसी प्रकार 13वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र है, गंजाम का ताम्रपत्र। उसमें बताया गया है कि शुभाकर नाम के जो राजा थे वो मर गए, तो उनकी रानी पहले सम्राट बनी, फिर उनकी पुत्री दंडी महादेवी राज्य पद सुशोभित कर रही हैं, ऐसा उसमें वर्णन है। और उनके लिए विशेषण है परम भट्टारिका महाराजाधिराज परमेश्वरी दंडी महादेवी। तो इस प्रकार पूरा सम्मान, उतना ही सम्मान स्त्री शासक का भी होता रहा है। इसलिए हम देखते हैं आधुनिक काल में भी महारानी चन्नम्मा, महारानी देवी अहिल्या देवी और महारानी लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सब का पूरा सम्मान भारत के पुरुष और भारत के सभी समाज के लोग और भारत के अन्य शासक भी करते रहे हैं। कभी ऐसा कोई भेद नहीं हुआ। जो रानी बन गई, जो राजकुमारी रानी अगर बन गई तो उसका वैसा ही सम्मान होता है जैसा राजा का ये इतिहास है। पर एक सामान्य नियम था कि भाई थोड़ा युद्ध में जाना अनिवार्य था, तो सामान्यतः युद्ध की प्रवृत्ति सब स्त्रियों में नहीं होती, भले वो राजवंश में भी हों। उनकी फिर कला, साहित्य, संगीत आदि में होती है, वादन में, गायन में, नर्तन में और कलाओं में, इसमें ज्यादा गति होती है, ज्यादा रुचि होती है। इसलिए ये कहा गया है कि सामान्यतः पुरुष वर्ग ही शासक होगा, क्योंकि सामान्यतः स्त्रियों में दूसरी कलाओं के, विद्या, कला, साहित्य, संगीत, इन सब में रुचि होती है, गायन, वादन, नृत्य आदि में। तो ये एक नियम है। इसी प्रकार निर्वाचन का भी, राजा कैसे निर्वाचित होता है इसका भी पूरा विस्तार से वर्णन है ना, शतपथ ब्राह्मण में। लेकिन ये भी है कि आनुवंशिक एक बार शासक हो गया और सामान्यतः अगर वो अच्छा शासन कर रहा है तो आनुवंशिक चलता था। और स्वयं शतपथ ब्राह्मण में भी 10 पीढ़ियों तक एक शासन चलने का उल्लेख है। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ आधुनिक काल में भी बहुत से प्रतापी राजवंश हैं जो 500, 700, 10, 1000, 1200 वर्ष तक लगातार चले। स्वयं जो सिसोदिया वंश है वो भारत के चक्रवर्ती सम्राटों का ही वंश रहा है। महाराणा संग्राम सिंह हो, उनसे लेके महाराणा प्रताप और उनके बाद तक, तो ये भारत के चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। अब मूर्ख लोग जो उनको विद्रोही आदि बताते हैं, उनको तो क्या किया जाए, वो मिशनरियों के चेले हैं या दुर्बुद्ध हैं, उन पर तरस खाई जा सकती। सही इतिहास लेखन का तरीका यह है कि आप बताइए कि महाराणा प्रताप का शासन था, उसमें एक दस्यु या म्लेच्छ अकबर अन्य राजपूतों से संधि करके दिल्ली की जागीर पर बैठ गया और चक्रवर्ती महाराणा प्रताप के विरुद्ध उसने बहुत से षड्यंत्र किए, जिसमें उन्होंने बारंबार उसको दंडित किया, लेकिन अनेक हिंदू राजाओं के सहयोग से वो शासन करता रह सका दिल्ली की जागीर पे। उसको बादशाह वगैरह भारतीय दृष्टि से नहीं लिखना चाहिए, वो तो एक दस्यु है, यमलेच्छ है। तो उस समय का शासक कौन है? उस समय के शासक महाराणा प्रताप है उत्तर भारत के, और दक्षिण में उस समय जो शासक थे उनका उल्लेख करना चाहिए। सही इतिहास लेखन का तरीका यही है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी दुर्बुद्धि आ गई है कि मिशनरियों के चेले ज्यादातर पढ़े लिखे, मानविकी विद्याओं में जो लोग जा रहे हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि में, जो विज्ञान और गणित में जा रहे हैं, उनमें तो स्वतंत्र बुद्धि देखी जाती है। लेकिन मानविकी विद्याओं में पता नहीं, कुछ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम ऐसे हैं, शासक मंत्री जो रहे हैं, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, उन्होंने ऐसा शिक्षा का ढांचा बनाया है, ऐसे लोगों को अधिकार दिया है कि उसमें मिशनरियों के जो मानस पुत्र हैं वही शिक्षा नीति का निर्धारण करते हैं। और इसमें ऊपर से बहुत ही
निंदनीय रूप में मैं काले रटा जाता है, जैसे मैकाले इन सबका बाप है। अरे भाई, मैकाले एक बाबू था कंपनी का और मर गया। आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, राजीव गांधी जिम्मेदार है, नरसिंह राव जिम्मेदार है, अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदार हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिम्मेदार हैं, जो भी शिक्षा में हो रहा है। आप मैं काले क्या रट रहे हैं? लज्जा की बात है ना? आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर आप अभी भी मैकाले की बात करें। तो हमारे यहाँ इस तरह की हास्यास्पद बात, जो सहज रूप से जब भारतीय समाज अपने परंपरा में गतिशील था, तो ऐसी बात करना असंभव था। तो लोग, समाज में सब लोग उसे टोक देते, क्या बोल रहा है तू, मैकाले मैकाले, तू कुलघाती है या देशघाती है या क्या है? क्या एक ईसाई क्लर्क की बात कर रहा है। उस समय थोड़े दिनों उन्होंने एक इलाके में कुछ किया होगा उसकी संस्कृति में। बाद में तो तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे शिक्षा मंत्री हैं, तुम्हारे मानव संसाधन विकास मंत्री, तुम जिम्मेदार हो। और नहीं तो फिर शासन क्यों कर रहे थे? तो ये सब बातें जो हैं, समाज में जब सहज स्वस्थ गतिशीलता नहीं रहती, तो इस तरह की विकृतियां आती हैं कि लोग अनुसरण करेंगे जिनसे उनको धन मिलता है या जिनसे प्रभावित है उनका, और बाद में दोष डाल देंगे किसी मरे हुए मामूली से क्लर्क का। मैकाले तो ऐसा नहीं है। पहले अपना दायित्व, इसीलिए कहते हैं ईश्वर भाव, अपना ऐश्वर्य का होना चाहिए। मैंने किया है, मैं करूंगा, है ना? कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिसमें ये नहीं हो वो राजा नहीं। जिसमें ईश्वर भाव नहीं हो, स्वामित्व का भाव नहीं, सफाई देता रहे, जितनी गड़बड़ियां हैं वो दूसरा कर रहा है और जो अच्छाई है वो केवल मैं कर रहा हूँ, तो ये ऐसों को हमारे यहाँ निंदनीय कहा गया है।